हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग 5 और 6 दिसंबर के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। एक्चुअली में कंटेंट राइटर की कमी थी, इस वजह से वीडियो नहीं बन पाई थी। अब वो कमी शायद पूरी हो गई है तो कल से प्रॉपर तरीके से आएगी वीडियो। आप लोग को सब कुछ टाइम से अब मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पिछले दिनों में कुछ दिक्कतें चल रही थी, अब वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। ठीक है, रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, तो अब कल से आपको वीडियोज़ मिलेंगी। ठीक है, तो फिलहाल 5 और 6 को आज कवर करते हैं, इसके बाद वीकली वाला जो छूटा है वीकली वाला भी कवर करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इसकी पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और विश्व मृदा दिवस, दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, यानी वर्ल्ड सॉइल डे और इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। एक एक करके समझते हैं। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे क्या है? वॉलंटियर मतलब स्वयं सेवक। ठीक है, खुद से जो सेवा भाव से अपना प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे इस चीज़ को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रचार प्रसार करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। हर योगदान मायने रखता है, एवरी कंट्रीब्यूशन मैटर्स, इस थीम के साथ ये इस बार मनाया जा रहा है। जैसे मान लो कुछ वॉलंटियर संगठन भी होते हैं, संगठन के रूप में काम करते हैं। कुछ इंडिविजुअल काम करते हैं कि निकल पड़े समाज में, कहीं भी किसी को हेल्प चाहिए वो हेल्प कर दिए, है ना। कुछ संगठित रूप से करते, कुछ एनजीओ खोल करके करते हैं। तो ऐसे समाज की भलाई के लिए अपने स्तर पर किसी बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के अगर करना, तो वो जो होता है स्वयं सेवक होता है। और ऐसे संगठनों के प्रयासों को लेकर के ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक वर्ष इस बार घोषित किया गया है, तो इसलिए 2025 का वर्ष भी इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं मृदा दिवस पर। वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मिट्टी की उपजाऊ होना, मिट्टी की उर्वरकता बरकरार रखना, मिट्टी को शुद्ध रखना, मृदा प्रदूषण से बचाना, इन सब के प्रति अवेयरनेस फैलाना इस दिन का उद्देश्य है। स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मृदा, ये यहाँ पर थीम रखी गई, क्योंकि जितनी मृदा स्वस्थ होगी, जितना वो उर्वरक होगी, जितना उपजाऊ होगी, उतना ही स्वस्थ और हेल्दी अनाज उत्पन्न होंगे। आप देख रहे होंगे आजकल के टाइम पर अब तेज़ी से अब प्राकृतिक खेती या नेचुरल फार्मिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को। क्यों? क्योंकि केमिकल वगैरह के छिड़काव वगैरह से मृदा की जो महत्वता है वो खत्म हो रही है धीरे धीरे। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें जो केमिकल्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको साथ ही साथ एक केमिकल जो है, क्योंकि केमिकल्स के और खादों के छिड़काव से मिट्टी तो खराब होती है, अनाज भी जो उगते हैं वो भी आगे चल करके कैंसर जैसे बहुत सारे डिसीज़ का कारण भी बनते हैं, उनको जब व्यक्ति सेवन करते हैं। तो इसीलिए स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मृदा थीम के साथ इस बार ये दिवस मनाया जा रहा है। 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। अब ये दोनों दिवस हो गए। महत्वपूर्ण दिवस दिसंबर तक अब तक आए हुए कौन कौन से हैं, रिवीजन करेंगे। 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और 5 दिसंबर को ही विश्व मृदा दिवस मनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाल ही में रूस ने किस देश में अपना पहला अफ्रीकी नेवल बेस बनाने की घोषणा की है? तो रूस ने अपना पहला अफ्रीकी नेवल बेस बनाने की घोषणा की है सूडान में। सूडान एक अफ्रीकी देश है। देखिए, सूडान ने अप्रूव कर दिया है एग्रीमेंट एनेबलिंग रसिया टू बिल्ड इट फर्स्ट नेवल बेस इन अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप में पहला नेवल बेस होगा रसिया का। अब देखो, जैसे यूरोपीय देश हैं ये अमेरिका से ज़्यादा कनेक्टिविटी रहते हैं, रूस से दूर भागते हैं। तो रूस ने कहा चलो ठीक है, हम एशिया में और अफ्रीका में अपने देश को शामिल करेंगे। भले ही ये देश गरीब हैं, लेकिन फिर भी दो महाशक्तियां तो हैं, चाइना और इंडिया तो है रसिया के पक्ष में, या कहें रसिया के साइड में। तो यूरोपीय देश से अलग थलग हो रहा है रसिया, लेकिन साथ ही साथ अपनी पैठ एशिया में और अफ्रीका में बढ़ा रहा है। इसको एक और एग्जाम्पल समझो। ब्रिक्स में आप देख रहे हो, ब्रिक्स को और ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, मजबूती दी जा रही है। ब्रिक्स में कौन कौन है? ब्राज़ील, इंडिया, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इंडिया और साउथ अफ्रीका ये दो अफ्रीकी देश और एशियाई देश चाइना। ठीक है, तो ये सब जो है अब धीरे धीरे एक अलग गुट बनता जा रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक नौसैनिक अड्डा बना है सूडान पोर्ट के पास में, लाल सागर के किनारे। अब इससे निश्चित तौर से इस रीजन में रसिया का पैठ बढ़ेगा। ठीक है जी, तो 25 साल के लिए समझौता हुआ है, कोई पक्ष विरोध ना करे, ये हर 10 साल पर इसीलिए नवीनीकृत होता रहेगा। अगला, सूडान एक अफ्रीकी देश है। वैसे ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक आ चुकी है, वार्षिकांक, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ चुकी है, तो जिनको इंग्लिश में भी लेना है वो भी अब इंग्लिश में ले सकते हैं, न्यू आ चुकी है। ठीक है ना, और इसमें कंटेंट मैंने आपको बताया था कि दिसंबर के बाद अपडेट होंगे, स्वतः ही आपको अपडेटेड कंटेंट मिल जाएगा।
अभी के लिए नवंबर तक का इसमें कंटेंट है। तो एक फ्री अपडेट हमारी तरफ से आपके लिए रहेगा। ये ई बुक मात्र 99 में है। इसमें आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें कवर कराई गई हैं। हर एक टॉपिक करंट अफेयर का, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बेसिक एसएससी लेवल से यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस हिसाब से इसमें कंटेंट आपका डिज़ाइन करके दिया गया है, जो ग्राफिक, चार्ट, टेबल, मैप्स, इन सब के माध्यम से दिया गया है, जो इस ई बुक को यूनिक बनाता है और बेस्ट बनाता है। आप सभी राज्यों से रिलेटेड जानकारियाँ, बजट हो, लोकसभा चुनाव हो, बिहार विधानसभा चुनाव हो, खेल खिलाड़ी हो या बाकी चीज़ें हो, क्वेश्चन आंसर हो, ये सब माध्यम में दिया गया है। इस ई बुक को प्राप्त कहाँ से करोगे? एमजेटी ऐप से आप जा करके ले सकते हो, या फिर व्हाट्सएप करके आप यूपीआई के माध्यम से भी ले सकते हो। 7235939467, इस पर आप व्हाट्सएप करके यूपीआई के माध्यम से भी मात्र 99 में अभी के लिए ये ई बुक प्राप्त कर सकते हो। इस ई बुक में कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है, कोई ऑफर नहीं आने वाला है, तो बेफिक्र होकर के आप इसको परचेज कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जब से आप लेंगे तभी से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाया करेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे नागपुर यूनिवर्सिटी द्वारा एक सदी में पहली महिला वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया? नागपुर यूनिवर्सिटी की एक सदी यानी कि 100 सालों में पहली बार किसी महिला वाइस चांसलर को नियुक्त किया गया है। तो मनाली मकरंद क्षीरसागर को। मनाली मकरंद क्षीरसागर देखिए, ये होंगी विमेन वीसी, फर्स्ट विमेन वाइस चांसलर ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय के 25वें ये कुलपति होने वाली हैं। ये डॉक्टर सुभाष आर चौधरी के स्थान पर अभी ये नियुक्त हुई हैं और नागपुर के यशवंतराव चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में तकनीकी निदेशक और सलाहकार के रूप में ये इससे पहले काम कर चुकी हैं। नागपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो 102 साल पहले ये स्थापित हुआ था, या कहें 1923 में। ठीक है, अगला, हाल ही में तमिलनाडु के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया? तो तमिलनाडु के अभी 5 उत्पादों को, 5 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। अब देखिए यहाँ कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। वरायपुर काटन साड़ी, गोविंद दापड़ी नट्टू सक्काराई, नामक्कल मक्कड़ पथिरंगल और थुयामाली चावल, अम्बा समुद्रम चोप्पू सामान, ये 5 प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है तमिलनाडु से। तमिलनाडु कुल 74 जीआई टैग वाले उत्पाद यहाँ पर हो गए हैं टोटल तमिलनाडु से। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाला राज्य यही है। अच्छा, जीआई टैग के बारे में थोड़ा सा जान लो। जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जीआई टैग की शुरुआत कब से हुई? तो पहला प्रोडक्ट 2004 में दिया गया था, हालांकि इसके लिए एक्ट आ गया था 2003 में। 2003 में भौगोलिक उत्पाद के लिए ये जो बिल था 1999 वाला, वो एक्ट बना था। तो 2003 में एक्ट बना और 2004 में दार्जिलिंग की चाय पहला प्रोडक्ट बना पश्चिम बंगाल का, जिसे मिला जीआई टैग। अच्छा जी, ये कितने दिन के लिए वैलिड होता है? तो 10 सालों के लिए। जीआई टैग किसी प्रोडक्ट को क्यों दिया जाता है? जिससे उस प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू बढ़ सके, ब्रांडिंग की जा सके ग्लोबल मार्केट में, साथ ही साथ उसकी ब्लैक मार्केटिंग रोकी जा सके और उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। ठीक है, इसलिए ये दिया जाता है। अगला, ये कुछ और प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है, जैसे अभी अंबाजी मार्बल को मिला था गुजरात के, जरी पोशाक मथुरा का है उत्तर प्रदेश का, इसको मिला था, शहनाई वाद्ययंत्र बनारस का है, इसको मिला था, और रिंडिया सिल्क और खांसी हैंडलूम मेघालय का है, इसको मिला था। नेले, गोडर संदेश, बोरईपुर अमरूद, सफ़ेद बूंदे, छानापोरा, ये पश्चिम बंगाल के प्रोडक्ट हैं जिनको मिला था एक साथ। कुंभकोणम पान पत्ता और थोलई फूल की माला तमिलनाडु का है, इसको मिला था। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंटिंग गुजरात का है, इसे भी याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे मिला था। अगला, हाल ही में किसे पीएनबी का पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में अभी महिला वर्ल्ड कप जीता है इंडिया, महिला वर्ल्ड कप विनर। ठीक है ना, तो उस टीम की एक कैप्टन थी। साथ ही साथ में मुंबई इंडियंस की टीम की भी एक कैप्टन है, वर्ल्ड जो विमेंस प्रीमियर लीग है WPL है उसमें। और इन्होंने पिछली बार, यानी कि पिछला जो संस्करण हुआ था WPL का, उसको जिताया था 2025 वाला। 2026 के लिए अभी ऑक्शन हुआ है, लेकिन 2025 का मुंबई इंडियंस को इन्होंने जिताया था। मुंबई इंडियंस को पहले संस्करण में भी जिता चुकी हैं और तीसरे में भी जिता चुकी हैं। ठीक है ना, हरमनप्रीत कौर आपको यहाँ दिख रही हैं, और ये होंगी पीएनबी की ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर, जो कि पीएनबी के इतिहास की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हैं। PNB 1 2.0, डीजी सूर्या, AI BX पोर्टल, PNB रुपे मेटल क्रेडिट कार्ड, इस सबको ये प्रचार प्रसार करेंगे। PNB की स्थापना 1894 में हुई थी। PNB भारत का पहला पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित बैंक है, याद रखना। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। MD और CEO कौन है? अशोक चंद्रा।
दयाल सिंह माठी जी और लाला लाजपत राय जी ने इसको स्थापित किया था। अगला, संचार साथी ऐप निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है जो डिजिटल सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए चर्चा में रहा है? तो संचार साथी ऐप अभी बनाया है दूरसंचार विभाग ने, यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। इसने साइबर सिक्योरिटी के लिए, साइबर क्राइम से बचने के लिए ये बनाया हुआ है, ये ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप 17 जनवरी को लॉन्च किया गया था 2025 में, लेकिन अब पूरी तरीके से रोल आउट किया गया है। और अभी बीच में एक डिसीजन आया था सरकार का जिसको लेकर के चर्चे में आया था। मैंने आपको एक वीडियो बना करके दी थी, संचार साथी ऐप है क्या, कैसे काम करता है। 17 मिनट की वीडियो है, आप इसको पूरा देख डालेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे संचार साथी आपके लिए क्यों ज़रूरी है। खैर, कंट्रोवर्सी इस बात पे हुई थी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से ये आया कि भाई ये ऐप जो है ये प्री इंस्टॉल होकर के आएगा सभी मोबाइल में और सभी के लिए रखना अनिवार्य होगा। अब इस पर लोग भड़क गए कि सरकार इसमें जासूसी तो नहीं कर रही है कि सभी के मोबाइल में प्री इंस्टॉल क्यों आ रहा है। तब बाद में आकर के सफाई देनी पड़ी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, जो कि संचार मंत्री हैं। इन्होंने कहा नहीं, प्री इंस्टॉल होकर के नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो ऑप्शन होगा कि आप उसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिलीट कर सकते हैं या अनइंस्टॉल कर सकते हैं, आपका मन है। अगर आप इसे रखना चाहते हो तो रखो, नहीं रखना चाहते हो तो मत रखो। इस ऐप का मेन उद्देश्य यही है कि साइबर फ्रॉड, साइबर जो क्राइम होते हैं उससे रोकना, साथ ही साथ मोबाइल अगर चोरी हो जाती है, खो जाती है तो उसको ट्रैक करके आसानी से पाया जा सकेगा। तो ये सभी फीचर्स हैं, तो आपके ऊपर है, आप चाहे इंस्टॉल करें या ना करें। ठीक है, तो फर्जी कनेक्शन, चोरी हुए फ़ोन, धोखाधड़ी, साइबर, इन सब समस्याओं से निपटने के लिए संचार साथी ऐप ज़रूरी है। अगला, LIC का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो LIC के नए प्रबंध निदेशक अभी बनाए गए हैं R चंदर, या कहे रामकृष्ण चंदर। तो रामकृष्ण चंदर ये दिख रहे हैं आपको, ये LIC के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रह चुके हैं और अब ये होंगे मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक। तो 1 दिसंबर 2025 से ये पद ग्रहण किए हैं, 30 सितंबर 2027 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। आप जानते हो कि LIC में एक अध्यक्ष होता है और टोटल 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। तो 4 मैनेजिंग डायरेक्टर में एक तो रामकृष्ण चंदर हो गए, दूसरे दिनेश पंत हो गए, फिर सतपाल भानु हो गए और एक R दोरईस्वामी हैं जो MD के साथ साथ CEO भी हैं, यानी अध्यक्ष भी हैं। तो स्थापना LIC की 1956 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। R दोरईस्वामी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एक और बात, LIC भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। LIC मतलब इंश्योरेंस नहीं होता है, LIC एक इंश्योरेंस कंपनी है, ये बात याद रखना। सरकारी कंपनी है, सरकार का इसमें महत्वपूर्ण या ज़्यादा स्टेक है। निम्न में से किस राज्य में ग्रामीण प्रॉपर्टी को रेगुलराइज करने के लिए अपग्रेडेड ई-स्वथू प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो ई-स्वथू 2.0 प्लेटफॉर्म इसको कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। किसके लिए? ग्रामीण प्रॉपर्टी को रेगुलराइज करने के लिए। आप देख रहे हो कि अलग अलग राज्यों के द्वारा आजकल एक एक पोर्टल लॉन्च किए जा रहे हैं। अपने राज्य की जो भूमि है, जो ज़मीनें हैं, उनको या तो रेगुलराइज किया जा रहा है या तो उनको मतलब रजिस्टर किया जा रहा है, उनका यूनिक कोड दिया जा रहा है। इससे जो बहुत सारे विवाद होते हैं, ज़मीनी विवाद, वो निपटारा हो सकेंगे। साथ ही साथ में ऑनलाइन आ जाने के बाद, डाटा आ जाने के बाद क्या होगा कि जो डिस्प्यूट होते हैं वो सभी क्लियर हो सकेंगे। लोगों को पता चल पाएगा हमारी जहाँ ज़मीन कहाँ पर है, कितनी है, कितनी मात्रा में है और वो मुकदमा से फ्री है कि नहीं है, ये सब पारदर्शिता आएगी। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने भूलेख पोर्टल लॉन्च किया है, ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया है ई-स्वथू 2.0। तो कर्नाटक सरकार ने इसे लॉन्च किया है। लगभग 95 लाख ग्रामीण संपत्तियों को नियमित किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। इसमें कई प्रकार के वर्तमान औपचारिक दस्तावेज नहीं है या स्वामित्व विवरण अधूरे हैं, उनको भी री रजिस्टर किया जाएगा। तो राज्य के राजस्व में 2000 करोड़ तक की वृद्धि होने की इससे उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारी नई ज़मीनें पता भी लगेंगी और जो फर्जी हैं उनका भी सामने आएगा सब ब्यौरा। तो ऑनलाइन ई खाता, फॉर्म 19, फॉर्म 11 दस्तावेज, ये सभी बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी। कर्नाटक के बारे में बात करें, कर्नाटक आपको यहाँ पर दिखेगा। पिछले दिनों में यहाँ पर मुख्यमंत्री को लेकर के विवाद थोड़ा सा छिड़ा था, छुटपुट चला था राजनीति। खैर, सिद्धरमैया जो है यहाँ के कांग्रेस पार्टी से CM हैं, थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। बॉर्डर अपने शेयर करने की बात करें तो दक्षिण भारत में ऐसे गोला बना लेना सबसे बॉर्डर शेयर करता है कर्नाटक, ठीक है ना। इसके अलावा कुक्करहाली झील, पंपा सरोवर, बेगू झील, वेंदुर झील, ये यहाँ के प्रमुख झीलें हैं। बन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखना। इसके अलावा मुदुमलाई, नागरहोल भी पूछा जाता है, ये भी याद रखना। कर्नाटक का यक्षगान सबसे ज़्यादा फेमस है, तो कर्नाटक का यक्षगान लोक नृत्य में याद रखना। 31 जिले हैं, 224 विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 28 और 12 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। क्लियर है ना, आगे बढ़ें।
रॉबिन स्मिथ किस देश के महान क्रिकेटर थे, इनका 62 साल की उम्र में निधन हो गया। रॉबिन स्मिथ, तो रॉबिन स्मिथ कहाँ के थे, इंग्लैंड के। इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, काफ़ी फेमस इंग्लैंड क्रिकेटर रहे हैं और इनका निधन हो गया है 62 वर्ष की आयु में। 1988 से 1996 के बीच ये इंग्लैंड के लिए 62 टेस्ट मैच खेले, 71 एक दिवसीय मैच खेले, टी20 तब होता नहीं था। टोटल 6655 रन भी बनाए थे। तब के ज़माने में 6655 रन बहुत होते थे, है ना। ये तो 10,000 ही क्लब सचिन तेंदुलकर ने शुरू किया। खैर 1992 क्रिकेट विश्व कप में उपविजेता रही इंग्लैंड टीम के भी हिस्सा रहे थे। अगला, इंग्लैंड क्रिकेट का जन्मदाता रहा, लेकिन वो कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता था। आकर के वो 2019 में पहली बार वर्ल्ड कप जीता, वो भी बेईमानी से, है ना। रॉबिन स्मिथ, कुमारी कमला, ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली संबंधित थी, इनका निधन हुआ। धर्मेंद्र प्रसिद्ध अभिनेता थे, इनका भी निधन हुआ है। कामिनी कौशल भारतीय अभिनेत्री थी, इनका निधन हुआ है। सालू मर्दा थिमक्का पर्यावरणविद थे, इनका निधन हुआ है। प्रोफेसर वैद्येश्वरन राजारमन, ये कंप्यूटर वैज्ञानिक और शिक्षक थे, इनका निधन हुआ है। जेम्स वाटसन वैज्ञानिक थे। मैनुअल फेडरिक हॉकी के खिलाड़ी थे। एकनाथ वसंत चिटनिस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। मतंगी रामकृष्णन प्रसिद्ध सर्जन थे, इनका निधन हुआ। और सिरकित कितियाकारा, ये थाईलैंड की महारानी थी, इनका निधन हुआ है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी महिला शांति और सुरक्षा WPS सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में टॉप पर है डेनमार्क। डेनमार्क एक यूरोपीय देश है और ये इस लिस्ट में टॉप पर रहा है। सेकंड पर आइसलैंड रहा है और थर्ड पर नॉर्वे रहा है। लेकिन याद रखना, हमेशा फर्स्ट पूछा जाता है, तो फर्स्ट पर डेनमार्क। भारत की रैंक या तो पूछी जाती है, भारत की रैंक 131वीं है, ठीक है। लास्ट में अफगानिस्तान है 181वीं, यानी यहाँ महिला शांति और सुरक्षा नाम की कोई चीज़ है नहीं। तो लगातार तीसरी बार डेनमार्क पहले स्थान पर है। जारी किसने किया है, तो इसको जारी किया है जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर विमेन पीस एंड सिक्योरिटी के द्वारा, जिविप्स। अगला, हाल ही में किस राज्य ने एक महीने में 45,911 सौर सिंचाई पंप स्थापित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 45,911 सोलर पंपिंग सिंचाई के लिए पंपिंग सेट स्थापित किया है और इसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने इसकी घोषणा की है और उन्होंने बताया है, देखिए, कि महाराष्ट्र टू कट पावर टैरिफ 3% ईयरली, 3% ये पावर टैरिफ अब कम करने वाले हैं। मंगेल त्याला सौर कृषि पंप योजना इन्होंने शुरू की थी और उस योजना के तहत ये सौर सिंचाई पंप स्थापित किए गए हैं। आपसे ये योजना का नाम पूछा जाएगा कि किस योजना के तहत इतनी बड़ी मात्रा में सौर सिंचाई पंप स्थापित होकर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, तो ये योजना का नाम बताना। तो महाराष्ट्र राज्य की विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जो है, ये स्थापना अभियान चलाया क्योंकि अल्टीमेटली इसी पर लोड कम पड़ेगा आगे चल करके। फिर ये हुआ, बीड जिले में सबसे अधिक लगभग 7,000 पंप स्थापित किए गए हैं। केंद्र सरकार के 30% और राज्य सरकार के 70% सहयोग से ये स्थापित किया गया है। अगला, दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला बिलियनियर हाल ही में कौन बनी। सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड बिलियनियर ये बन गई हैं लुआना लोपस लारा। लुआना लोपस लारा आपको यहाँ पर दिख रही हैं, फ्रॉम बैलेरिना टू बिलियनियर। 29 ईयर की ये लुआना लोपेस लारा हैं। वर्ल्ड यंगेस्ट सेल्फ मेड विमेन बिलियनियर हैं। तो ये फिनटेक कंपनी काल्सी की सह संस्थापक हैं और उसके यूजर्स को वास्तविक दुनिया की घटनाओं में परिणामों पर ट्रेड करने की अनुमति देती है। मतलब कि ये ट्रेडिंग कंपनी है, फिनटेक कंपनी है। तो 1 बिलियन की फंडिंग के बाद ये काल्सी का मूल्यांकन 11 बिलियन हो गया है, यानी ऑलरेडी ये एक यूनिकॉर्न कंपनी है। पहले ये रिकॉर्ड यानी सबसे कम उम्र में महिला अरबपति होने का रिकॉर्ड जो है स्केल AI की सह संस्थापक लूसी गो के नाम था, तो अभी रिकॉर्ड इनके नाम आ गया है। अगला, भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में विजिटर चार्ट में शीर्ष पर कौन है। फुटबॉल नहीं होना चाहिए, फुटफॉल होना चाहिए, है ना। फुटफॉल मतलब कितना लोग आवागमन कर रहे हैं। जैसे होता नहीं कि आपके शॉप पर फुटफॉल बढ़ाओ कि दुकान पर ज़्यादा लोग आएँ, तो वो फुटफॉल होता है, मतलब कितने लोग आ रहे हैं आप तक। तो हेरिटेज फुटफॉल मतलब कि हेरिटेज पर कितने लोग साइट पर विजिट करने जा रहे हैं। तो इसकी एक विजिटर चार्ट होता है कि कितने लोग विजिट किए, उसका चार्ट। तो अब उसमें देखा गया है कि शीर्ष पर कौन है, ठीक है ना। तो ये फुटबॉल नहीं है, फुटफॉल होना चाहिए, मिस टाइप हुआ है। खैर, तो भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग में विजिटर चार्ट में टॉप पर ताजमहल है। भाई, सबको ताजमहल पसंद है, ताजमहल सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं, है ना। तो उसके बाद भी और भी बहुत सारे हेरिटेज हैं, आइए देखते हैं। जैसे दूसरे पर सूर्य मंदिर है, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, है ना।
कोणार्क सूर्य मंदिर, इसको मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, कोणार्क सूर्य मंदिर। तीसरे पर कुतुब मीनार देखने लोग जाते हैं। तो ये साल भर का डेटा आया है, 3.57 मिलियन जाते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर देखने, जिसमें से 6.26 मिलियन सबसे ज़्यादा मात्रा में, आप देखो लगभग दोगुनी मात्रा में लोग ताजमहल देखने जाते हैं। कुतुब मीनार फिर 3.2 मिलियन। पर्यटन मंत्रालय ने ये रिपोर्ट जारी करके बताया है। ताजमहल आप जानते हो 1984 में ये हेरिटेज साइट का दर्जा पाया था यूनेस्को के द्वारा। 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, किस राज्य में किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव ये उड़ीसा में हुआ। और रेत कला सैंड आर्ट में आएगा तो भाई सबसे जो दिग्गज सैंड आर्टिस्ट हैं अपने सुदर्शन पटनायक, वो फेमस हैं ही इस मामले में। तो सैंड आर्ट की जब राज्यों की लिस्ट आई तो उसमें उड़ीसा टॉप पर रहना ही था उड़ीसा को। तो चंद्रभागा समुद्र तट कोणार्क उड़ीसा में आयोजित हुआ 1 से 5 दिसंबर के बीच, और उड़ीसा राज्य ही इसमें टॉप पर रहा है, ठीक है ना। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जो हैं, इन्होंने उद्घाटन किया था। 36वां कोणार्क महोत्सव के साथ ये भी आयोजित किया गया। तो इसमें भारत, स्पेन, पुर्तगाल, जापान, श्रीलंका और रूस जैसे देशों के 140 से अधिक कलाकार भाग लिए। तो इसमें भारत के सुदर्शन पटनायक भी थे, उनका याद रखना नाम। हाल ही में आयोजित जेरूसलम मास्टर्स का खिताब किसने जीता? जेरूसलम मास्टर्स ये चेस का टूर्नामेंट था, और इसमें भारत के अर्जुन एरेगेसी ने ये जीत लिया है जेरूसलम मास्टर। जेरूसलम आप जानते हो इजराइल में है, ठीक है, इजराइल की राजधानी वो लोग कहते हैं। तो अर्जुन एरेगेसी ने जीता है। 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को इन्होंने हराया। किसे हराया? विश्वनाथन आनंद को। ये भी भारत के हैं, भारत के पहले ये खेल रत्न विजेता भी हैं और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी बने थे, ठीक है। तो 30 से 3 दिसंबर तक आयोजित हुआ। ये थे 15 क्वेश्चन आज के दिन से। दोनों दिन के क्वेश्चंस आपने क्लियर किया, इसको कवर किया। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और अब कंटेंट राइटर मिल गए हैं, तो मिल गई हैं मतलब, तो अब कल से आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो मिलेगी, टाइम से मिलेगी, ठीक है। चलिए, और कल मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? अच्छा, ई बुक जा करके सभी लोग ले लीजिएगा। कल मैंने पूछा था 2 दिसंबर को मनाया जाता है कौन सा दिवस? तो ये दोनों ही मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण। इसके अलावा कंप्यूटर साक्षरता दिवस। आर्मंड डुप्लांटिस किस देश से संबंधित हैं? 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट का अवार्ड जीते थे, तो स्वीडन के रहने वाले हैं। आज आपको बताना है भारतीय नौसेना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर क्या रखा जाने की घोषणा हुई है? दोनों क्वेश्चन के बारे में बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।